अगर आप इस टूर्नामेंट को पूरा देखें और अब इसका एनालिसिस आप करें, हम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या बात कर रहे थे? दो बड़े नैरेटिव्स थे। एक, जसप्रीत बुमराह नहीं है और मोहम्मद शमी है तो, लेकिन रिदम का नहीं पता है क्योंकि 14 महीने के गैप के बाद आ रहे हैं। एक बड़ा पॉइंट था, ये आपको भी याद होगा, हमको भी याद होगा, और तमाम न्यूज़पेपर्स, तमाम मीडिया चैनल्स पे इस चीज को भारत की कमजोरी के तौर पर पेश किया गया। मैं कप्तान हूं टीम का, मान लेते हैं, तो मुझे तो दिख रहा था ना कि क्या बात हो रही है, मुझे भी तो वो समस्याएं दिख रही थी। अब उस समस्या का काउंटर कैसे करना है, काउंटर के लिए मुझे काउंटर करने के साथ साथ मुझे प्रैक्टिकल भी होना है। रोहित शर्मा 15 में 5 स्पिनर लेकर गए। सबने कहा साहब ये कैसी टीम है, 15 में 5 स्पिनर, बात समझ में नहीं आ रही है। और फिर सबने वो जो दुबई में लीग हुई थी उसका भी उदाहरण दिया कि वहां तो तेज गेंदबाज ज्यादा चल रहे थे, फिर स्पिनर्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, यानी डाउट्स थे। लेकिन आप रोहित शर्मा को देखिए, वो अपनी बल्लेबाजी को लेकर जिस तरह से निस्वार्थ भाव से खेल रहे हैं, साथ ही साथ एक बड़ा जो उन्होंने वो दिखाया, टीम में चेंज नहीं किया। उनके प्लेइंग 11 को आप उठा के देखिए, बड़ा क्रिस्टल क्लियर रहा। उन्होंने देखा कि भाई यहां पर अगर स्पिनर्स हमारे एक जाल बुन रहे हैं, हम जाएंगे उनके साथ। कोई विम्स एंड फैंसीज नहीं, कोई जबरदस्ती का बदलाव नहीं। अगर केएल राहुल के साथ वो टूर्नामेंट के पहले खड़े हुए तो फिर खड़े रहे, और केएल राहुल ने उनको परफॉर्म करके दिया। इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि भाई रोहित शर्मा की जो कप्तानी है ना, उसको आप 10 में से 10 नंबर देंगे। बल्कि अगर कोई ऐसा प्रावधान हो, कोई ऐसा प्रोविजन हो जहां पर आप 10 से ज्यादा दे सकते हो, अच्छी हैंडराइटिंग के 2 नंबर एक्स्ट्रा। क्या कहा उन्होंने अपने संन्यास को लेकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये आपको बता देते हैं, क्योंकि ये कयास लगे, अफवाह उड़े, इससे पहले उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं अभी वनडे फॉर्मेट से संन्यास नहीं ले रहा हूं। यह बात इसलिए कह रहा हूं जिससे किसी तरह की अफवाह ना फैले। अभी भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं है, चीजें जिस तरह से चल रही हैं चलती रहेंगी। ये जीत टीम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैंने बहुत कम टीमों को आईसीसी के दो टूर्नामेंट में बगैर हार के खिताब जीतते देखा है। बात तो बिल्कुल सही है, बैक टू बैक, और दो क्यों, मतलब उसमें वो 19 नवंबर 2023 के अगर फाइनल की हार को हटा दें तो 3 टूर्नामेंट है जहां भारतीय टीम लगातार बिना हारे वह फाइनल तक पहुंची थी। वहां एक मैच खराब गया और वो अनफॉर्चुनेटली फाइनल ही था। खैर, इस पर बात नहीं करते, बात संन्यास पे करते हैं। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित का जो प्लान ऑफ एक्शन होगा, आयुष, एक तो ये आप भी जानते हैं कि आपको जीत का जो स्वाद होता है ना, वो जो आपको ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा आपको कोई प्रोटीन नहीं दे सकता। बिल्कुल। आपको जो फूड सप्लीमेंट खाने हो आप खा लीजिए, और जो आपको प्रोटीन पीना हो पी लीजिए, प्रोटीन शेक पी लीजिए, लेकिन जिस दिन आपके बल्ले से रन निकले हो और आपकी टीम जीती हो, उस दिन की जो स्फूर्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आपके अंदर एक नई संचार कर देती है चीजों का। क्या जरूरत है अभी इस बारे में बात करने की? अगर रोहित शर्मा अपने को बेटर फील कर रहे हैं, अगर अभी भी आपको वो टूर्नामेंट्स पे अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने बल्ले से जीत हासिल करके दे रहे हैं, तो ठीक है। अगर 1-1.5 साल 2 साल वो और खेलना चाहते हैं, और रिजल्ट, सबसे बड़ी चीज है रिजल्ट, जब तक वो रिजल्ट दे रहे हैं तब तक आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूं सर, उनके बाद कप्तानी करेगा भी कौन? जिस परिपक्वता के साथ वो कप्तानी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी जगह पे अभी भी कोई कप्तान है जो ग्रूम हो चुका है उस तरीके से। एट द एंड ऑफ द डे अगर रिजल्ट देख रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, अगर आप 3 टूर्नामेंट, मतलब अगर मैं जोड़ूं, 10 मैच हमने 2023 वर्ल्ड कप में जीते थे, एक फाइनल गंवाया, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में हमने एक मैच हमारा रद्द हुआ, 3 मैच हमारे लीग मैच के थे, और फिर सेमीफाइनल, लगभग 5 मैच वहां भी हमने जीता, और यहां भी 5 मैच, 20 मैचेस आईसीसी टूर्नामेंट में बैक टू बैक जीतना, एक हार आई है उसमें, वो फाइनल की। अगर ये आंकड़े आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो फिर क्या अच्छा लगेगा आपको? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और कप्तान आएगा जो इस तरीके से टीम को कैरी करेगा कि हर मैच में एक नया मैच विनर आएगा, और हर मैच में लगभग 100% जीत के रेशियो के साथ, विन परसेंटेज के साथ आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में घुसेंगे। मेन बात क्या होती है, आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में कैसा प्रदर्शन करते हैं। बायलैटरल्स जीत के हम बोर हो चुके हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस को भी अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है कोई भी बायलैटरल सीरीज जीतने के बाद। आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक 9 महीनों में, 10 महीने के अंदर, या इनफैक्ट मैं कहूं 2 साल के अंदर 3 बार फाइनल खेलना और 2 बार उसको जीतना, कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा डिजर्व्स दैट, और एट द एंड ऑफ द डे अगर उनके इस छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस में रन्स भी बना के दे दिए, ऐसा भी नहीं है। जो फिटनेस की बात कर रहे हैं, मैच फिट वो हैं, आराम से 50 ओवर की फील्डिंग करते हैं, आपके लिए बल्लेबाजी करते हैं 15-20 ओवर तक, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं, उनसे बेहतर छक्के शायद आज भी इंडियन टीम में कोई ना लगा पाए। तो अगर ये सारी चीजें हैं, रिजल्ट्स आपके फेवर में है, तो क्यों ही बदलना है रोहित शर्मा को? मतलब अब क्रिकेट बदल चुकी है। जस्ट बिकॉज ही इज टर्निंग 38, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए। एमएस धोनी कितने दिन तक अभी भी खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो अवेयरनेस, विकेट के पीछे से वो जो काम चेन्नई के लिए कर सकते हैं, अभी भी चेन्नई में एमएस धोनी का वो सब्स्टिट्यूट नहीं आया है जो
उनकी जगह शायद वो काम कर पाए। वही काम इंडिया के लिए रोहित शर्मा का है। जो काम रोहित शर्मा कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से, कप्तानी से, अपने प्रेजेंस से ग्राउंड में, वो काम शायद ड्रेसिंग रूम में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरीके से वो खिलाड़ियों को एकजुट करके रखे हुए हैं, वरना क्लैशेस तो कहीं भी हो सकते हैं। और जहां क्लैशेस हो जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, पाकिस्तान जैसी टीम उदाहरण है कि वो टीम कैसे बिखर जाती है। तो रोहित शर्मा की जो इंपॉर्टेंस है इंडियन क्रिकेट में सर, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी टीम इंडिया के पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट है। ही शुड प्ले, बिल्कुल ही शुड प्ले। और जिस तरह से वो अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो एक यंगस्टर हो, चाहे जिसने डेब्यू किया हो, और चाहे जो काफी कुछ अचीव कर चुका हो, किसी के लिए भी ना बॉस जैसे नहीं है, बड़े भाई जैसे हैं, वो भैया हैं। आप किसी भी खिलाड़ी से बात करिए, रोहित भैया बोलता है। तो वो जो कंफर्टेबल बनाना अपने साथी खिलाड़ी को, उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बना लेना, जिस ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे दो बड़े स्टार खिलाड़ी हों, और वहां पर सबको ईज आउट करना कि हाँ चलो जाओ खेलो, मौज करो, हारने का डर अपने मन से निकाल दो, बड़ा बड़ा जिगरा चाहिए होता है। और जिस तरह से वो खेलते हैं, जिस निस्वार्थ भाव से वो खेलते हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी लकीर उन्होंने अपनी कप्तानी की खींची है। और मुझे लगता है कि उनके साथ साथ गौतम गंभीर पे भी बात करनी चाहिए। गौतम गंभीर जब आए तो दो चीजें थी उनके साथ भी कि भाई लिमिटेड ओवर्स में तो वो लगातार अच्छा करके आ रहे हैं क्योंकि आईपीएल के खिताब उन्होंने जिताए हैं, लेकिन प्रॉब्लम थी टेस्ट मैचेस में। टेस्ट मैचेस में भी वो प्रूव नहीं कर पाए जिस तरह से भारतीय टीम के रहा। लेकिन हाँ, जैसे ही अपने पसंदीदा फॉर्मेट में लौटे, फिर से आपको रिजल्ट बना के दिया, चैंपियन बना के दिया। और सर मतलब मैं कहूंगा टीम में चाहे नंबर 8 तक बल्लेबाजी करने की बात हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती एग्जैक्ट टीम में छह बॉलिंग ऑप्शंस को इंक्लूड करने की बात हो। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने कल बोला भी कि भाई जब मैं आया टीम में तो यहाँ पे हमारे पास 5 बॉलिंग ऑप्शंस थे और छठे के लिए हमें मतलब थोड़ा कोशिश करनी पड़ती थी, या तो बैट को इनफैक्ट बैट्समैनों को हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते थे, या कुछ इस तरीके की चीजें होती थी। लेकिन गौतम गंभीर जब आए, उन्होंने मेक श्योर किया कि हम नंबर 8 तक बैटिंग भी करें और मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्टी भी घुसा दें और केएल राहुल से फिनिश भी करवा दें, हार्दिक पांड्या को रोल भी क्लियर कर दें और उनकी इंपॉर्टेंस भी बरकरार रहे, तेज गेंदबाजी भी परिपक्व रहे और इसके साथ साथ गेंदबाजी में 6 स्पिन ऑप्शन भी रहे। ये सब करते हुए कि आपका टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लक्चुएट ना करे, वो जो फिक्स टॉप ऑर्डर चलता आ रहा है उसमें कोई फेरबदल ना हो। मतलब 11 लोगों की टीम में सर इतनी ज्यादा मतलब वही बात है कि आपको ऑपरेशन भी करना है, लेकिन आपको चाहिए कि बॉडी एज इट इज रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वो बिना कट लगे अगर आपको ऑपरेशन करना पड़े, उस तरीके की बात हो गई है। बहुत कमाल के, और मुझे लगता है कि सर ये उनका जॉनर है। रोहित शर्मा का जैसे व्हाइट बॉल क्रिकेट एक जॉनर है, वैसे ही गौतम गंभीर का एज अ कोच ठीक है, आगे चल के वो टेस्ट क्रिकेट में और बेहतर होंगे अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग के साथ। लेकिन ये वो फॉर्मेट है जो अगर आप आंख सो के उठाएं उनको और बोल दें कि भाई आप आइए और यहाँ पे एक मैच में कोचिंग कर दीजिए और प्लानिंग कर दीजिए किस तरीके से हम जीते, मुझे लगता है वो रेडी होंगे उस चीज के लिए। एक बार नेट सेशन में खिलाड़ियों को देखेंगे कौन क्या करता है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और ये उनका जॉनर है। और जब दो ऐसे लोग, कप्तान का भी यही जॉनर है, कोच का भी यही जॉनर है, तो इस तरीके के रिजल्ट बिल्कुल आने वाले हैं और तारीफ बिल्कुल करनी होगी। जिस तरीके से टीम इंडिया को एक कमाल की बैलेंस साइड बना के दी कि आप मतलब इस टीम इंडिया वो गेंद है जिसको आप किधर से भी देख लीजिए, हर तरफ से एक जैसी नजर आ रही थी, कोई कमजोरी या लूपहोल नजर नहीं आया। पूरा क्रेडिट जाना चाहिए कप्तान को, तो जाएगा ही, साथ में गौतम गंभीर को बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने तो मुझे वो वाली बात याद दिला दी। ग्लेन मैकग्रा के बारे में हम लोग कहते थे कि सो के उठे और कहिए कि ये बॉल है, जाइए एग्जैक्टली तो एक टप्पे पे वो 6 गेंद फेंक के फिर वापस पूछ लेंगे जाऊं सोने या अभी और गेंदबाजी करनी है। चलिए सर रविंद्र जडेजा की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर रविंद्र जडेजा का जो रोल है ना इस टीम में, जब आप पिछला चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता था तो वो जो चेहरे, जो बड़े फ्रेश चेहरे थे, जिसमें चीकू भी थे अपने, जो अब द ग्रेट विराट कोहली हो गए, तो वो उसी तरह से पिछले चैंपियंस ट्रॉफी की जीत में रविंद्र जडेजा भी जिस तरह से ट्रॉफी को निहार रहे थे, अब वो भी बड़ा मैच्योर हो चुके हैं, उनको भी आदत पड़ चुकी है जीतने की। उन्होंने क्या कहा ये भी जरा आपको बताते हैं, क्योंकि उनकी बातचीत भी बड़ी दिलचस्प रहती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है, कभी हीरो कभी जीरो। एक नए बल्लेबाज के लिए विकेट आसान नहीं था। हार्दिक और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत बहुत बड़ी जीत है। इतने साल तक देश के लिए खेलने के बाद अगर बड़े टूर्नामेंट ना जीत पाए तो इसकी तकलीफ होती है। यही बात आयुष जो आप कह रहे थे कि अब ये तकलीफ कम से कम इस टीम के तमाम बड़े प्लेयर्स को नहीं होगी, क्योंकि अब आपके पास एक तो बैक टू बैक, और जिस आईसीसी ट्रॉफीज का हमारे पास उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं थी, तो एक ट्रॉफी बढ़ी, और साथ ही साथ भारत अब इकलौती टीम हो गई है जिसके पास चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार है, वरना भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2-2 बार जीती थी। तो एक और बड़ा खिताब मिला है। और यही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह की तस्वीरें थी, जिस तरह से लोग पिच पर जाकर ट्रॉफी को रख के और फोटो खिंचवा रहे थे, पूरा मौज मस्ती का माहौल था। और अब ये शायद फिर अगर समअप करें हम अपने शो को, शायद रोहित शर्मा ने जो कुछ दिन पहले एक वाक्य कहा था ना कि जब ड्रेसिंग रूम में हैप्पीनेस रहती है तो खुशी
रहने से जीत अपने आप आती है, शायद ये भी दिखाई दिया यहाँ पर। 100% सर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज ऑलवेज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम, और उसी पे मुझे लगता है कि टीम इंडिया लगातार चल रही है। क्लैशेस होते रहे हैं, खिलाड़ियों की चीजें दिक्कतें होती रही हैं, आपस में टकराव होता रहा है, लेकिन इन सब के बीच में किस तरीके से कमबैक किया है, किस तरीके से कप्तान ने टीम को यूनाइटेड रखा है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। और बिल्कुल सही बात है, अगर मन मुटाव रहता या कहीं कुछ भी रहता तो आपको हमेशा वो चीजें नजर आती हैं मैदान में, सेलिब्रेशन में, टीम बॉन्डिंग सेशन में। लेकिन यहां पे सर तारीफ करनी होगी, नेट सेशन से आप उठा लीजिए, सोशल मीडिया की जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर की वीडियोस आप देख लीजिए, आंखों से अपने खुद देख लीजिए, मैदान में जब सेलिब्रेशन होता है, विकेटें गिरती हैं, कोई शतक लगा रहा है, वो खुशी हर एक खिलाड़ी के चेहरे पे नजर आती है। फिर चाहे वो विराट कोहली जब आउट होते हैं तो केएल राहुल एकदम रोने जैसा मुंह बना के बोलते हैं कि मैं मार रहा था ना, क्या जरूरत थी करने की। कितनी डेस्परेटली वो चाह रहे थे कि विराट कोहली की वो शतक हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जब शुभमन गिल आउट होते हैं, लोग कहते हैं कि यू मिस्ड ऑन 100, किस तरीके से। रोहित शर्मा जब आउट हुए तो सबके चेहरे लाल हो गए कि यार फाइनल में कप्तान साहब का एक शतक आ सकता था। हर एक वो विकेट, कुलदीप यादव को विकेटें नहीं मिल रही थी, जैसे ही पहला विकेट गिरा, आप वो खुशी देखिए पहली गेंद पे किस तरीके से सब आए और उनको सबने उनको हक कर लिया। तो ये टीम गेम है और ये बताता है सर कि अगर टीम बॉन्डिंग अच्छी है, टीम में यूनिटी अच्छी है, टीम एक दूसरे के लिए जब खेलने लगती है, एक दूसरे की खुशी में और दुख में शरीक होने लगती है, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि एक टीम किस तरीके से खेले। तो आपको अगर कोई मेरे से पूछ ले कि भाई एक टीम आप आइडियल कंडीशन बनाइए कि कैसी टीम होनी चाहिए और जो टीम आपको टूर्नामेंट जीत के दे दे, क्या कुछ होना चाहिए, मैं उसको चुपचाप इंडियन टीम का नंबर दे दूंगा। ये है इंडियन टीम, इसको ऑब्जर्व करिए, इनके खिलाड़ी कैसे बिहेव करते हैं ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, और क्या स्ट्रैटेजीज बनती हैं। यही वो टीम है, इस टीम को आप लेके जाइए और टूर्नामेंट आप बिल्कुल जीत सकते हैं। ये एक सक्सेसफुल टीम का मंत्र है सर। बिल्कुल, और यही सक्सेसफुल जीत का मंत्र जो है उसके उसमें जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि एक दूसरे की खुशी को एंजॉय करना, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना। जिस तरह से रविंद्र जडेजा की बेटी के पीछे ऋषभ पंत भाग रहे थे और वो उसको मतलब हक करने के लिए पकड़ रहे थे, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें थी। और जीत यही सारे लम्हे देती भी है जो बरसों बरस याद रहते हैं। और अभी फिलहाल भारतीय टीम के फैंस को ये लम्हे बहुत दिनों तक याद रहने वाले हैं। मुझे लगता है आयुष का आज भी प्लान जरूर होगा कहीं ना कहीं एक और पार्टी करने का जीत की, क्योंकि अभी जश्न रुकना चाहिए भी नहीं, बड़ी जीत है, बड़ा जश्न होना चाहिए। हम भी आप पास जब अगली बार आएंगे शो को लेकर तो कुछ ना कुछ खास जश्न की तस्वीरें भी लेकर आएंगे। अभी इस शो में इतना ही। फिलहाल आपका जो प्यार है वो हमारे साथ बना रहे, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को। अभी के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।